Bismillahirrahmanirrahim. Today, the chapter that we're gonna study is employee benefits. So we'll be focusing on the group life and health insurance. The contents of the chapter would be we'll discuss what is employee benefits, then we'll be focused on the insurance that are available for the employee. So when the insurances are available for the employees as a whole, we call it group insurance because it is not actually covering uh, or not indemnifying a specific individual but a group. So we called it group insurance. When we talk about group insurance, the contents are group life insurance plans, group medical insurance plans, the traditional annuity plans, managed care plans, key feature of group medical expense insurance, then Affordable Care Act requirement and group medical expense insurance, consumer directed health plans, recent development in employer sponsored health plans, group medical expense contractual provisions, group dental insurance, group disability इनकम इंश्योरेंस एंड कैफेटेरिया प्लान्स। तो बेसिकली आज के चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे और एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर ही एक एलिमेंट आता है जिसको हम इंश्योरेंस बोलते हैं। वो इंश्योरेंस जो एम्प्लॉयज के लिए होता है ऑफ अ कंपनी, और नॉर्मली एम्प्लॉय एक नहीं होता, देयर आर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। So when insurance is covering a group of employee, we call it group insurance. अब ग्रुप इंश्योरेंस की सर्टेन टाइप्स होती हैं। ग्रुप इंश्योरेंस लाइफ के परस्पेक्टिव में हो तो फिर ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। अगर सिर्फ वो मेडिकल ट्रीटमेंट को कवर कर रहा हो तो फिर हम उसको मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस बोलेंगे। इसी तरह अगर वो किसी डिसेबिलिटी को डील कर रहा है तो वो उसको डिसेबिलिटी इनकम इंश्योरेंस बोलेंगे। और अगर कोई सिर्फ डेंटल ट्रीटमेंट के लिए इंश्योरेंस हुई है तो उसको आप ग्रुप डेंटल इंश्योरेंस बोलेंगे। तो आज के चैप्टर के कंटेंट्स इन्हीं से रिलेटेड होंगे। Let's define employee benefits. Employee benefits are employer sponsored benefits other than wages which enhance the economic security of individual and families and are partly or fully paid for by employers. एम्प्लॉय बेनिफिट्स बेसिकली वो सारे बेनिफिट्स होते हैं सैलरी के अलावा जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को या उसकी फैमिली को पे कर रहा होता है, पार्टली या तो किसी फैसिलिटी का पार्ट पे कर रहा होता है या फुली एम्प्लॉयर पे कर रहा होता है, तो उसको हम एम्प्लॉय बेनिफिट्स बोलते हैं। बेनिफिट्स में हमारा चूंकि टॉपिक हमारा जो कोर्स है वो रिस्क मैनेजमेंट और इंश्योरेंस पे बेस कर रहा है, तो बेनिफिट्स में वो जो सबसे रेलिवेंट हमारा बेनिफिट है वो इंश्योरेंस ही होगा। तो फर्स्ट वन इज ग्रुप इंश्योरेंस, एंड ग्रुप इंश्योरेंस कैन बी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस और ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस और ग्रुप डेंटल इंश्योरेंस। उसके अलावा अगर एम्प्लॉय बेनिफिट को जनरली देखा जाए तो उसकी एग्जांपल्स बनती हैं। कोई पेड हॉलीडे अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, इट इज अ बेनिफिट। अगर कोई पेड वेकेशन है, कोई मेडिकल लीव है, इसी तरह एजुकेशनल असिस्टेंस है जो एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स को मिल रहा है, तो स्टिल इट इज अ बेनिफिट। और अगर एम्प्लॉयर का कोई सोशल सिक्योरिटी प्लान में कंट्रीब्यूशन है, जैसे पाकिस्तान में ईओबीआई की हम बात करते हैं, तो अगर तो ईओबीआई में कोई अगर ईओबीआई में अगर कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का है तो उसको भी हम बेसिकली ग्रुप इंश्योरेंस में कंसिडर करेंगे। अच्छा, ग्रुप इंश्योरेंस और इंडिविजुअल इंश्योरेंस डिफर किस तरह करता है? ग्रुप इंश्योरेंस डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल इंश्योरेंस इन सेवरल वेज. Many people are covered under one contract. A master contract is formed between the group and insurer. मतलब ये हुआ कि जो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनिफाई कर रही होती है लॉस ऑफ एन इंडिविजुअल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जब ग्रुप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा जो कि ग्रुप ऑफ पीपल को कवर कर रहा होगा। नॉर्मली क्योंकि हम एम्प्लॉयर के परस्पेक्टिव से बात करें तो एम्प्लॉयर के जितने एम्प्लॉयज होंगे वो उस कॉन्ट्रैक्ट में कवर हो रहे होंगे। तो पहला डिफरेंस ये है कि इंडिविजुअल जो इंश्योरेंस होती है उसके अंदर एक इंडिविजुअल या उसकी फैमिली कवर हो रही होती है, और ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल और उनकी फैमिलीज कवर हो रही होती है। कवरेज यूजुअली कॉस्ट लेस देन कंपेरेबल इंश्योरेंस परचेज इंडिविजुअली। नॉर्मली जो ग्रुप इंश्योरेंस होगी उसकी जो पर इंडिविजुअल कॉस्ट होगी वो लोअर होगी, इसीलिए ग्रुप इंश्योरेंस कराई जाती है क्योंकि ग्रुप
की बेस पे इंश्योरेंस का प्रीमियम लोअर ऑफर कर रही होती है इंश्योरेंस कंपनी। जब ग्रुप होगा तो जाहिर बात है कि रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी भी उसके कॉस्ट जो कि प्रीमियम होती है उसको रिड्यूस कर सकती है। थर्ड, इंडिविजुअल एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। इंश्योरेबिलिटी के लिए इंडिविजुअल जो एविडेंस है वो रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस कराया तो हाईली प्रोबेबल है कि पहले लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अगर इंश्योरेंस सिग्निफिकेंट अमाउंट की है तो हाईली प्रोबेबल है कि इंश्योरेंस कंपनी पहले उस इंडिविजुअल का कोई मेडिकल चेकअप कराए और ये देखे कोई ऑलरेडी किसी डिजीज में तो नहीं है ऐसी जो कि हाईली कॉस्टली है, जिसके मेडिकल एक्सपेंस आता है, और फिर उसका इंश्योरेंस वो ऑफर करें। लेकिन जब ग्रुप इंश्योरेंस की बात होती है तो नॉर्मली ग्रुप के अंदर हर इंडिविजुअल की कोई एविडेंस, यानी कि इस केस में लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो कोई उसका मेडिकल चेकअप नहीं होगा, बल्कि जो भी उस ग्रुप का पार्ट होगा वो सारे इंश्योर्ड होंगे और उसका कोई इंडिविजुअल एविडेंसेस की जरूरत नहीं होगी। जो भी उसे कंपनी का एम्प्लॉय बनता जाएगा वो उस ग्रुप इंश्योरेंस का पार्ट होगा। एक्सपीरियंस रेटिंग इज यूज्ड। उसके बाद एक्सपीरियंस की बेसिस पे प्रीमियम ऑफर किए जाते हैं, जाहिर बात है वो डिस्काउंटेड प्रीमियम होते हैं। तो रेटिंग बेसिकली प्रीमियम को एक्चुअली फिक्स करने का एक मेथड है जो हम अगले किसी चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। तो एक्सपीरियंस की बेसिस पे रेटिंग्स यूज हो रही होती हैं, इंडिविजुअल असेसमेंट की बेसिस पे रेटिंग नहीं की जाती। अच्छा, ग्रुप इंश्योरर के जो ना कुछ प्रिंसिपल होते हैं। जो ग्रुप होता है इंश्योरेंस की, जो ग्रुप फॉर्म किया गया है उसके भी कोई प्रिंसिपल होते हैं कि ग्रुप कैसा होना चाहिए, ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। तो विल डिस्कस दैट इन द स्लाइड। ग्रुप इंश्योरर्स ऑब्जर्व सर्टेन प्रिंसिपल्स। नंबर 1, द ग्रुप शुड नॉट बी फॉर्म फॉर द सोल पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस। अच्छा, ग्रुप की पहली रिक्वायरमेंट ये है ग्रुप बनने की कि वो सिर्फ इंश्योरेंस के पर्पस के लिए ग्रुप ना बनाओ, बल्कि किसी और पर्पस के लिए ग्रुप बना हुआ हो। जैसे कि एम्प्लॉइज का जो ग्रुप है वो इंश्योरेंस कराने के लिए ग्रुप नहीं बना हुआ, वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए एम्प्लॉयर के जो ऑपरेशन हैं उसके एम्प्लॉइज हैं फॉर द पर्पस और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रुप बना हुआ है और उनकी इंश्योरेंस है। ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे जितने लोगों को कोई डिजीज है, यानी कि जो पहले से बीमार है, वो अपना ग्रुप बना के कोई ग्रुप इंश्योरेंस करा लेंगे। तो ग्रुप की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो ग्रुप बना हो उसका पर्पस इंश्योरेंस ना हो, बल्कि वो ग्रुप जो बना हो वो किसी और पर्पस के लिए बना हो। तो पहली रिक्वायरमेंट ग्रुप की है। देयर शुड बी अ फ्लो ऑफ पर्सन थ्रू द ग्रुप। जो ग्रुप ऐसा हो कि जिसके अंदर एम्प्लॉइज या पर्सन इनकमिंग इनफ्लो भी कर रहे हो और आउटफ्लो भी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिर अगेन किसी एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहां पे ऐसे लोग होंगे जो रिटायर होते जाएंगे, यानी जो रिटायर होगा वो ग्रुप से बाहर होता जाएगा, और ऐसे एम्प्लॉइज होंगे जो न्यूली रिक्रूट होते जाएंगे, वो उस ग्रुप इंश्योरेंस का पार्ट बनते जाएंगे। तो ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर फ्लो ऑफ पर्सन हो थ्रू द ग्रुप, यानी इनफ्लो भी हो रही हो नए लोगों की और आउटफ्लो भी हो रही हो पुराने लोगों की। तो ग्रुप का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। बेनिफिट्स शुड बी ऑटोमेटिकली डिटरमिन्ड बाय अ फॉर्मूला। फिर ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ग्रुप के एक इंडिविजुअल को किसने कितने और कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, तो वो एक डिटर्मिनेबल चीज हो। तो ग्रुप की थर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि उसके जो बेनिफिट्स एसोसिएटेड हैं वो किसी फॉर्मूले से आप मेजर कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर एम्प्लॉय की क्लासेस डिफरेंट है तो मिडिल टायर मैनेजर की जो फॉर्मूला है उससे कैलकुलेट हो सके, शायद वो बेसिक सैलरी से लिंक कर दी जाए, या उसके बेनिफिट इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या नंबर ऑफ ईयर सर्व की बेसिस पे डिफाइंड हो, लेकिन किसी भी तरह उसके बेनिफिट्स डिटर्मिनेबल हो। A minimum percentage of eligible employees must participate. फिर ये ग्रुप के लिए जरूरी है कि कम से कम एक मिनिमम नंबर होगा जो कम से कम एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट करेंगे। अगर एक कंपनी में 20 एम्प्लॉइज हैं और सिर्फ 2 लोग इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं तो ग्रुप इंश्योरेंस शायद ऑफर ना हो। तो ग्रुप का एक मिनिमम नंबर ऑफ साइज भी होगा जो कि पार्टिसिपेट करेंगे, तो इट विल फॉर्म अ ग्रुप। नंबर 5, इंडिविजुअल मस्ट नॉट पे द एंटायर कॉस्ट। और फिर ग्रुप का ये होना चाहिए कि सारे के सारे मेंबर्स ही एंटायर कॉस्ट ना पे कर रहे हो, बल्कि ऑफ कोर्स एक ऐसी पार्टी हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हो, जो मोस्टली केस में एम्प्लॉयर होता है। द प्लान शुड बी इजी टू एडमिनिस्टर। ऐसा प्लान हो जिसको एडमिनिस्टर करना इजी हो।
जैसे कि मतलब इजी का मतलब ये है उसको मॉनिटर करना, उसके जितने भी रिक्वायरमेंट को मीट करना इजी हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम इजीली पे हो सकता है अगर वो पे से डिडक्ट हो जाए। तो अगर हर इंडिविजुअल का प्रीमियम डिफरेंट होगा तो फिर शायद उसको एडमिनिस्टर करना मुश्किल होगा। तो प्लान ऐसा हो ग्रुप का जो इजी टू एडमिनिस्टर हो। बेसिकली ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो ग्रुप में होनी चाहिए, सो a group of people can go into that group insurance। ये उस ग्रुप की रिक्वायरमेंट है टू बी इंश्योर्ड। अच्छा, अब एलिजिबिलिटी देखते हैं, उस ग्रुप की एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी फॉर ग्रुप स्टेटस डिपेंड्स ऑन इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी एंड स्टेट लॉ। यूजुअली अ मिनिमम साइज इज रिक्वायर्ड। ग्रुप इंश्योरेंस डेफिनेटली उसकी जो एलिजिबिलिटी है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। एक, स्टेट की लॉ क्या है, डेफिनेटली वो हायर रेट होगी। स्टेट की अगर कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो वो तो एम्प्लॉयर को मीट करनी ही पड़ेगी। दूसरी, अगर उसके बाद एडिशनल कोई एम्प्लॉयर की पॉलिसी है, कंपनी की पॉलिसी है कि इस मतलब फॉर एग्जांपल आप इस तरह कह लें कि कंपनी की पॉलिसी है कि इंश्योरेबल ग्रुप इंश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए एम्प्लॉय जो है वो परमानेंट नेचर का होना चाहिए। तो इट इज अ पॉलिसी ऑफ अ कंपनी, तो ये रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा एम्प्लॉइज कुछ ये कंडीशंस मीट करनी चाहिए उनको टू बी एलिजिबल। एम्प्लॉइज मस्ट मीट सर्टेन पार्टिसिपेशन कंडीशन। नंबर वन, बी अ फुल टाइम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस को मीट करने के लिए फुल टाइम एम्प्लॉय होना चाहिए। अगर वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय है या डेली बेसिस पर काम कर रहा है, सिर्फ वेजेस की बेसिस पे, जो जिस दिन काम मिलता है उस दिन करता है, जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन नहीं करता, फुल टाइम उसकी कमिटमेंट नहीं है टू द एम्प्लॉयर्स, तो ऐसा एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल नहीं होगा। दूसरी, सेटिस्फाई प्रोबेशनरी पीरियड। तो प्रोबेशन अगर कोई है, प्रोबेशनरी पीरियड है रिक्रूटमेंट के बाद, तो इसका मतलब ये है कि उस प्रोबेशन पीरियड के बाद वो ग्रुप इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल होगा। प्रोबेशनरी पीरियड के अंदर वो ग्रुप इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। अप्लाई फॉर कवरेज ड्यूरिंग द एलिजिबिलिटी पीरियड। अब हो सकता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई इंश्योरेंस कवरेज लेना शायद ऑप्शनल हो, एम्प्लॉय की मर्जी पर डिपेंड कर रहा हो, और कोई एलिजिबिलिटी पीरियड हो। जैसे एम्प्लॉयर कहे कि जनवरी से फरवरी के दरमियान जिन जिन लोगों ने ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर अपने आप को एनरोल कराना है, उस एलिजिबिलिटी पीरियड के अंदर वो ऑप्ट कर लें। तो इसका मतलब एलिजिबिलिटी पीरियड के अंदर अगर अप्लाई करेगा एम्प्लॉय तो फिर ही वो ग्रुप इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल होगा। नंबर फोर, बी एक्टिवली एट वर्क व्हेन द कवरेज बिगन्स। इसका मतलब ये है कि जब उसकी कवरेज स्टार्ट हो रही है, जब उसको ग्रुप इंश्योरेंस की कवरेज ऑफर हो रही है, उस टाइम वो एक्टिवली वर्क पे हो, लीव्स पे ना हो, कोई मेडिकल लीव पे ना हो, किसी भी तरह की, मतलब वो वर्क प्लेस पे प्रेजेंट हो जिस टाइम इंश्योरेंस स्टार्ट हो रही है। मतलब ग्रुप इंश्योरेंस में जब वो एंटर हो रहा है जिस दिन पे, उसके बाद तो डेफिनेटली जब एक बार वो एंटर हो जाएगा तो जो उसकी अलाउड लीव्स हैं या जो उसके पास लीव्स के ऑप्शन अवेलेबल है वो एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन जिस वक्त इंश्योरेंस स्टार्ट हो उस वक्त वो एक्टिवली वर्क पे हो। ये इसकी बेसिकली दीज वर द एलिजिबिलिटीज फॉर द ग्रुप इंश्योरेंस। अच्छा, अब हमने ग्रुप इंश्योरेंस की बात की, अब हमें यह पता लग गया कि ग्रुप इंश्योरेंस क्या होती है। पहले हमने देखा एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या होते हैं, जिसकी एक एग्जांपल थी ग्रुप इंश्योरेंस। फिर हमने देखा कि ग्रुप की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, कि जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद फिर हमने देखा कि ग्रुप के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, उसके बाद हम अब स्पेसिफिक बात करेंगे। जब ग्रुप इंश्योरेंस हमें क्लियर होगी कि जनरल ग्रुप इंश्योरेंस होती क्या है, तो ग्रुप इंश्योरेंस फिर फर्दर डिवाइड होती है। ग्रुप में लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकती है, ग्रुप के अंदर कोई डेंटल इंश्योरेंस भी हो सकती है, ग्रुप के अंदर कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी हो सकती है, और ग्रुप के अंदर कोई डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी हो सकती है। तो अब हम स्पेसिफिकली बात करना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे लाइफ इंश्योरेंस से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस इज ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो जो मोस्टली जो कॉमन फॉर्म है ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये जनरल टर्म है। और ये सारे जो नाम है वो ज्यादा अमेरिका वाली साइड पे यानी यूएस में कॉमन है। रीजन बीइंग कि ग्रुप, ये जो आपका कोर्स है ये बेस कर रहा है अमेरिकन एग्जांपल्स पे, और बुक भी आपकी अमेरिकन एग्जांपल्स पे। तो ये ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली वहां से टर्मिनोलॉजी उठाई गई। बेसिकली जो ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, नाम से वाजे कि ये ग्रुप होगी, ग्रुप
को ऑफर हो रही होगी फॉर अ टर्म होगी, नॉर्मली दैट वुड बी द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जितना उसका एम्प्लॉयमेंट पीरियड होगा। और ये लाइफ इंश्योरेंस लाइफ के एस्पेक्ट को कवर कर रही होगी। कोई अपनी सर्विस के दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस है, और जो ग्रुप को ऑफर की गई है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रोवाइड लो कॉस्ट प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉइज। इस केस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए टू एम्प्लॉइज बट लो कॉस्ट। अगर इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस कराई जाए तो उससे इस ग्रुप को इंश्योरेंस की जो कॉस्ट होगी वो लोअर होगी। सेकंड, कवरेज इज ईयरली रिन्यूएबल। जैसे लाइफ इंश्योरेंस जो हमने पढ़ी थी, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, इसका मतलब कि हर साल रिन्यूएबल है। ऐसा नहीं है कि जब जब तक उसकी एम्प्लॉय की टर्म रहेगी वो रिन्यू होती चली जाएगी। द अमाउंट ऑफ कवरेज कैन बी बेस्ड ऑन द वर्कर्स अर्निंग पोजीशन और इट कैन बी अ फ्लैट अमाउंट टू ऑल। लाइफ इंश्योरेंस जब हमने पढ़ी थी तो हमने उसकी बेसिकली कितनी लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट होनी चाहिए उसके कुछ मेथड देखे थे। जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो जो ग्रुप के अंदर जो कवरेज है वो किसी ना किसी वेरिएबल से लिंक होगी। नॉर्मली जो वो वेरिएबल हो सकता है वो एम्प्लॉय की अर्निंग हो सकती है, जिसको आप सैलरी कह सकते हैं। जिसकी सैलरी ज्यादा होगी उसको नॉर्मली कवरेज ज्यादा दिया जाता है, इसलिए क्योंकि हमने क्या कहा था कि बेसिकली एक हमारा था कि जितना वो अर्न कर रहा है वो थ्रू आउट उसके करियर से मिल सके। तो अगर उसकी अर्निंग ज्यादा होगी तो उसकी कवरेज भी ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरह जो लोअर इनकम एम्प्लॉय होगा उसकी इनकम को ही एक्चुअली कवरेज देनी है ना, कि जो उसकी ओवर द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसकी इनकम है वो उसके डिपेंडेंट को मिल सके। तो क्योंकि उसकी इनकम ही कम है इसलिए उसकी इंश्योरेंस का कवरेज भी कम होता है। तो एक किसी वेरिएबल से लिंक किया जाता है जिसमें से एक वेरिएबल उसकी अर्निंग है, सेकंड उसकी अगर कोई पोजीशन है, शायद डेजिग्नेशन की बेसिस पे उन्होंने रेट डिफाइन की हो, इतनी इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड है। और तीसरा मेथड ये भी हो सकता है कि फ्लैट इंश्योरेंस हो, यानी कि हर एम्प्लॉय के लिए एक फिक्स अमाउंट हो, वो 4 लाख 5 लाख 1 मिलियन वट एवर द अमाउंट इज, वो फ्लैट हो और फिक्स हो। तो नॉर्मली ये फ्लैट वाला जो फ्लैट इंश्योरेंस वाली जो अमाउंट है किसी जगह ये एप्लीकेबल होती है और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में अर्निंग या डेजिग्नेशन से लिंक किया जाता है। कवरेज यूजुअली एंड व्हेन द एम्प्लॉय लीव्स द कंपनी, जो कि इम्प्लाइड बात है कि जब एम्प्लॉय, क्योंकि ग्रुप इंश्योरेंस है और ग्रुप का मतलब यहाँ पे ये था जो हमने क्राइटेरिया देखा उसकी बेसिस पे कॉमन एग्जांपल यही है, किसी कंपनी के एम्प्लॉय होंगे तो जैसी एम्प्लॉयमेंट एंड होगी, चाहे वो रिटायरमेंट हो जाए या एम्प्लॉय क्विट करके मूव कर जाए, कवरेज जो है वो एंड हो जाएगी। यह आपकी ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस की बात थी। द टाइप्स ऑफ ग्रुप टर्म इंश्योरेंस इंक्लूड, अब ये ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक जनरल लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही थी जो ग्रुप की बेसिस पे ऑफर हो रही थी। इसकी भी सर्टेन मजीद टाइप्स हैं और इसके अंदर मजीद एडिशन हो सकते हैं। अब बेसिक अमाउंट ऑफ टर्म कवरेज विच इज यूजुअली अ मल्टीपल ऑफ सैलरी और अर्निंग। तो बेसिक अमाउंट तो हमने जो इसमें बात की वो क्या था कि मल्टीपल ऑफ अर्निंग या सैलरी होगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि या तो वो अर्निंग से लिंक होगी या पोजीशन से लिंक होगी या हो सकता है लिंक ही ना। उसके अलावा एम्प्लॉय हो सकता है कि और एडिशनल कॉस्ट खुद अपनी सैलरी से बियर करके कुछ चीजें ऐड करा ले, जिस तरह वॉलंटरी सप्लीमेंटल टर्म इंश्योरेंस वेयर बाय एम्प्लॉइज कैन परचेज एडिशनल अमाउंट विदाउट एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी। हो सकता है एम्प्लॉय एडिशनल प्रीमियम पे करके अपनी जो अमाउंट इंश्योर्ड है उसको इंक्रीज करा ले। तो हो सकता है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी ये ऑफर दे रही हो एम्प्लॉय को और एम्प्लॉय उसको अवेल कर ले, तो इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंटल टर्म इंश्योरेंस। सेकंड इज अ पोर्टेबल टर्म इंश्योरेंस ऑप्शन दैट अलाउज एम्प्लॉय टू कंटिन्यू देयर टर्म इंश्योरेंस प्रोटेक्शन इफ दे लूज देयर एलिजिबिलिटी फॉर ग्रुप कवरेज। हो सकता है एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कंपनी ये ऑप्शन भी दे कि एडिशनल प्रीमियम दे के टर्म लाइफ इंश्योरेंस को पोर्टेबल बनाया जा सके। पोर्टेबल का मतलब ये है कि वो तब भी वैलिड रहे एडिशनल प्रीमियम की बेसिस पे जो अमाउंट बन रही है, कि अगर वो ग्रुप का पार्ट ना भी रहे। ग्रुप का पार्ट का मतलब ये है कि या तो वो ग्रुप की एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट मीट ना कर रहा हो या वो कंपनी का एम्प्लॉय ना रहे, स्टिल वो बेनिफिट्स ले सके इंश्योरेंस कंपनी से जो ग्रुप को अवेलेबल थे। और उसके लिए अगर इंश्योरेंस कंपनी ने उसे ऑप्शन दिया हुआ है तो फिर वो उसको एक्सरसाइज कर सकता है। अगर ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है तो उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि एम्प्लॉय की इंश्योरेंस पोर्टेबल है इस वक्त। Many group life insurance plans
also provide group accidental death and dismemberment insurance. Pay additional benefit if the employee dies in an accident or incurs certain type of body injuries. The benefit is some multiple of group life insurance benefit. The full benefit called the sum principal is paid if the employee dies in an accident. ठीक है, अब कुछ ऐसी इंश्योरेंस होती हैं जो एक्सीडेंटल डेथ को कवर करती हैं। जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके अंदर अभी तक ये कहीं नहीं था कि एक्सीडेंटल होगी या नेचुरल डेथ होगी। एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस अगर होगी तो वो एम्प्लॉय की फैमिली को एडिशनल बेसिकली इंडेमनिटी प्रोवाइड करेगी। तो अगर दो एक्सीडेंट की बेसिस पे एम्प्लॉय सरवाइव कर जाता है यानी उसको मेजर इंजरीज हैं तो उसका जो सम इंश्योर्ड है वो लोअर होगा। अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसका जो सम रिसीव होगा वो हायर होगा। तो जो फुल बेनिफिट होता है उसको टेक्निकली प्रिंसिपल सम बोलते हैं और ये तब मिलता है जब एम्प्लॉय की फैमिली को मिलता है जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Group Universal Life Insurance is a voluntary life insurance product paid entirely by the employee through payroll deduction. In the single plan approach, the employee who wants only term insurance pay only the mortality and expense charges. In the two plan approach, the employee who wants only term insurance pay into the term insurance plan. The employee who wants universal life इंश्योरेंस मस्ट पे हायर प्रीमियम टू एक्यूमुलेट कैश वैल्यू। अच्छा, अब अगर एम्प्लॉय को मजीद कोई प्लान की जरूरत है तो उसके लिए वो मजीद प्रीमियम दे सकता है। अगर उसको सिर्फ अपनी डेथ को मोर्टेलिटी को उसके चार्जेस को कवर कराना है तो उसके पास ऑप्शन ये है कि वो सिंगल प्लान अप्रोच पे चला जाए और एडिशनल थोड़ा सा प्रीमियम एडिशनल दे के जो कि पेरोल से डिडक्ट हो रहा होगा, इसीलिए इसको ग्रुप की बात की है। ये एडिशनल टू द ओरिजिनल जो ग्रुप इंश्योरेंस है उसके बाद ऑप्शंस अवेलेबल है और इसीलिए इसको ग्रुप यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस कहा गया। उसके अलावा एम्प्लॉय के पास ये भी ऑप्शन है, जैसे हमने पढ़ा था कि बेसिकली दो एक्सट्रीम टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस होती हैं। एक को हम बोलते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस और एक को हम बोलते हैं कैश वैल्यू इंश्योरेंस, जिसमें एंडोमेंट का मैंने बात की थी। तो दूसरा एम्प्लॉय के पास ये भी ऑप्शन है कि अपनी सैलरी से हायर प्रीमियम डिडक्ट करवा के हायर अमाउंट इंडेमनिफाई भी करा ले और कोई कैश वैल्यू इंश्योरेंस भी ले ले, जिसके अंदर अगर वो रिटायर हो जाता है और सरवाइव कर जाता है तो उस केस में उसको कैश वैल्यू भी मिले, ना कि सिर्फ उसकी लाइफ इंश्योर हो। तो ये भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और अगेन आई रिपीट कि ये सारी एग्जांपल्स यूनाइटेड स्टेट्स की हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उसके नाम थोड़े डिफरेंट होंगे। हर कंपनी ने अपने प्लान्स को डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई किया होता है, मार्केट किया होता है। तो ये कोई एक्सट्रीम नहीं है कि यही नाम यूज होंगे, बल्कि नाम डिफरेंट हो सकते हैं। बल्कि ये दो इंश्योरेंस का बेसिकली ब्लेंड करके कोई नई इंश्योरेंस पॉलिसी भी ऑफर की जा सकती है। Many group insurers have worksite marketing program which allows an insurer to offer its insurance product to interested employees. Individual producer conduct sales interview with employee on site. A wide range of products are sold, including life insurance, accidental and death insurance, and annuities. Premium are paid by payroll deduction. बाकी अंडरस्टूड सी बात है, जो ग्रुप इंश्योरर है उनकी फिर साइट पे भी इंश्योरेंस की मार्केटिंग होती है जिसमें वो इंटरेस्टेड एम्प्लॉइज को, इस केस में ये जो एडिशनल जो बात हो रही है मार्केटिंग की, इस केस में जो प्रीमियम पे होगा थ्रू डिडक्शन ऑफ देयर पे रोल होगा, एम्प्लॉयर डिडक्ट करके एम्प्लॉय इंश्योरिंग कंपनी को पे करेगा, लेकिन वो जो ऑप्शन है वो ग्रुप की फॉर्म में ही ऑफर करेगी इंश्योरेंस कंपनी, तो इसलिए इसको ग्रुप इंश्योरेंस में आता है। लेकिन इसका सारा बर्डन जो होगा प्रीमियम का वो एम्प्लॉय की सैलरी से यानी एम्प्लॉय बियर करेगा, एम्प्लॉयर इसको बियर नहीं करेगा। अच्छा, अभी हमने लाइफ इंश्योरेंस की बात की। सेकंड जो ग्रुप की फॉर्म में इंश्योरेंस की टाइप ऑफर होती है दैट इज एक्चुअली मेडिकल इंश्योरेंस। तो ग्रुप मेडिकल expense insurance is an employee benefit that pays the cost of hospital care, physicians and surgeons fee and related
मेडिकल एक्सपेंसेस। अंडरस्टूड बात है कि मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस है, तो मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस कौन सी होगी? जो एम्प्लॉय को बेनिफिट देगी कि अगर वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो हॉस्पिटल की फीस वो पे करेंगे, सर्जन की फीस वो पे कर सकते हैं, फिजिशियन और सर्जन की, और कोई और मेडिकल एक्सपेंसेस हैं जैसे कि जो उसकी बेसिकली मेडिसिन की चार्जेस हैं, तो वो सारा कुछ अगर कोई इंश्योरेंस कवर कर रही है तो उसको हम मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस बोलते हैं। इसकी जो जनरल टाइप्स है मेडिकल इंश्योरेंस की, ये आई अगेन रिपीट कि ये यूएस के अंदर कॉमन है, तो नाम वही वाले यूज हुए हैं आपकी बुक में। बेसिकली 4 तरह की इंश्योरेंस है जो मेडिकल की डोमेन में यूएस में ऑफर होती हैं। नंबर 1 इज कमर्शियल इंश्योरेंस, ऐसी इंश्योरेंस जो कमर्शियल इंश्योरर ऑफर करता है। दूसरा ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड प्लान, ये कुछ प्लान है जो मेडिकल की डोमेन में ही यूएस में ऑफर होते हैं। अभी हम इंडिविजुअली वन बाय वन इन चारों को देखेंगे। नंबर 3 इज मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस को ऑफर करती है। जो कमर्शियल इंश्योरर होता है वो हर तरह की इंश्योरेंस को ऑफर कर रहा होता है, जिसके अंदर एक पार्ट मेडिकल इंश्योरेंस का भी होता है। नंबर 4 इज सेल्फ इंश्योर्ड एम्प्लॉयर प्लान, हो सकता है एम्प्लॉयर खुद ही अपनी एम्प्लॉय के किसी मेडिकल एक्सपेंस को इंश्योर कर ले और थर्ड पार्टी से इंश्योरेंस सिर्फ वो कराए कि अगर मेडिकल एक्सपेंस किसी सर्टेन अमाउंट से इंक्रीज कर जाता है। हो सकता है उसकी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी से ये हो एम्प्लॉयर की कि अगर एम्प्लॉय का 1 साल का मेडिकल जो कॉस्ट है वो 1 मिलियन से एक्सीड कर गई तो फिर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, अदरवाइज एम्प्लॉयर पे करेगा। तो ऐसी अगर इंश्योरेंस प्लान है तो उसको सेल्फ इंश्योर्ड एम्प्लॉयर प्लान बोलते हैं। इसका डेफिनेटली प्रीमियम कम होता है और एम्प्लॉयर की लायबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, पहला जो है हमने बात की कमर्शियल इंश्योरेंस की। कमर्शियल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरर सेल बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप मेडिकल एक्सपेंस प्लान। Most individual and families insured by commercial insurers are covered under group plans. A small number of health insurers dominate the market. In nearly half of the US metropolitan cities, one insurer controls 50% or more of the commercial market. बेसिकली जो कमर्शियल इंश्योरेंस होते हैं लाइफ के भी प्लान सेल करते हैं और हेल्थ के भी प्लान सेव करते हैं। मेडिकल जो है हेल्थ के अंदर फॉल करती है। ठीक है, इसके ये इंडिविजुअल्स को भी ऑफर कर रहे होते हैं इंश्योरेंस और फैमिलीज को भी इंश्योरेंस ऑफर कर रहे होते हैं। और अगर मार्केट सर्वे किया जाए इवन पाकिस्तान में भी तो नॉर्मली जो 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है वो इन्हीं तरह के इंश्योरर का होता है, जो कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी होती है जिनको आप कमर्शियल इंश्योरेंस बोलते हैं। तो अगर मेडिकल इंश्योरेंस इनसे बेसिकली इंडेमनिफाई कराई जा रही है आपकी मेडिकल जो ट्रीटमेंट्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेडिकल इंश्योरेंस बाय कमर्शियल इंश्योरेंस। सेकंड टाइप जो है ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है बल्कि ये अमेरिका में एप्लीकेबल है, वहां की एग्जांपल है। जो सेकंड टाइप ऑफ प्लान जो अवेलेबल है फॉर ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस दैट आर ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड प्लान are medical expense plan that cover hospital expenses, physicians and surgeon fee, ancillary charges and other medical expenses. Blue Cross plans covers hospital expenses. Blue Shield plans cover physician and surgeon's fee. Most plans include both Blue Cross and Blue Shield. In most states, plans operate as non-profit organization, but some have converted to for-profit status to raise capital. नॉर्मली ऐसी कंपनीज हैं जो कि या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आई वुड से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही होती हैं। और मेडिकल इंश्योरेंस का जनरल पर्पस ये है कि आपके हॉस्पिटल एक्सपेंस, फिजिशियन, सर्जन और जितने भी रिलेटेड मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उनको इंडेमनिफाई किया जा सके। ब्लू क्रॉस प्लान्स जो है इनमें दो बेसिकली हमने बात की, ब्लू क्रॉस प्लान्स की और ब्लू शील्ड प्लान्स की। जो ब्लू क्रॉस प्लान्स हैं वो बेसिकली हॉस्पिटल के चार्जेस को इंडेमनिफाई करते हैं। जो ब्लू शील्ड कवर प्लान्स हैं वो जो है फिजिशियन और सर्जन की फी को इंडेमनिफाई करते हैं। नॉर्मली ये जो प्लान है ये दोनों इकट्ठे ही ऑफर होते हैं। जो प्रीमियम होता है वो एक ही पे किया जाता है अगर दोनों प्लान को ऑप्ट किया जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप इंश्योरेंस में एक प्लान ऑप्ट कर लिया जाए एम्प्लॉय की, इस पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की दोनों कंसेंट मौजूद होती है। उसके अलावा नॉर्मली ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, लेकिन इसको कन्वर्ट किया जा सकता है
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जनरल ट्रेंड जो यूएस में है वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं एंड दे आर वर्किंग इन दिस डोमेन ऑफ हेल्थ एंड बेनिफिट। तीसरा जो टाइप है जो मेडिकल इंश्योरेंस अवेलेबल है जिन ऑर्गेनाइजेशन से, पहले हमने बात की कि कमर्शियल इंश्योरर है जो कि मेडिकल इंश्योरेंस को ऑफर करते हैं। दूसरे हमने बात की ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड प्लान अवेलेबल हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जनरली। Third is managed care organizations are generally for profit organizations that offer managed care to employers. Plan offer medical expense benefit in a cost effective manner. Plan emphasize cost control and carefully monitor the medical care provided by physician. ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनको मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है, ये बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस ऑफर करेंगी एक, और दूसरी ये कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में ऑफर करेंगी। मतलब कि ये अपने पैनल पे निगोशिएशन के बाद जो फिजिशियन और सर्जन या हॉस्पिटल्स लेंगी वो आफ्टर सर्टेन निगोशिएशन होगी और कुछ लिमिट्स भी होंगी। नॉर्मली सिर्फ वो हॉस्पिटल्स और सर्जन लिए जाएंगे जो कि कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सके मेडिकल प्लान को, तो ये सिर्फ उस डोमेन में काम कर रही होती हैं। और अगेन जो मेडिकल की कवरेज तो वही होगी कि हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस होंगे, फिजिशियन के होंगे, और लेकिन ये अपने पैनल पर सिर्फ उन हॉस्पिटल फिजिशियंस को लेंगे जिसमें कॉस्ट रिड्यूस हो सके, और ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल की डोमेन में ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होंगी, इसलिए इसको मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। जो चौथा ऑप्शन अवेलेबल है फॉर ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस वो ये है कि एम्प्लॉयर खुद ही इंश्योर कर दे अपने एम्प्लॉय को। तो many employers self-insure part or all of the benefit provided to their employees. Self-insurance mean employer pay part or all of the cost of providing health insurance to the employee. Plan are usually established with stop loss insurance whereby a commercial insurance will pay claim that exceed a certain limit. Some employers have an administrative services only contract with the commercial insurer. Self-insured plans are exempt from state law that required insured plan to offer certain state mandated benefits. अच्छा, ये बेसिकली अगर एम्प्लॉयर खुद अपनी एम्प्लॉय को मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दे तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ इंश्योरेंस या एम्प्लॉयर सेल्फ इंश्योर्ड बोलते हैं। इस केस में एम्प्लॉयर खुद प्रोवाइड करेगा, लेकिन एक प्रोविजन अक्सर वो रखते हैं जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया है स्टॉप लॉस इंश्योरेंस की। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि वो किसी कमर्शियल इंश्योरेंस से एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कराएगा कि एम्प्लॉय का अगर लॉस, जो कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में, या अभी हम बात करें सॉरी मेडिकल इंश्योरेंस की, तो मेडिकल के एक्सपेंस में अगर उसका लॉस या जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो एक सर्टेन अमाउंट से एक्सीड कर गई, जैसे मैंने आपको बात की कि अगर एक एम्प्लॉय का मेडिकल एक्सपेंस एक साल का 10 लाख से ज्यादा चला गया तो हो सकता है एम्प्लॉयर ने उसे इंडेमनिफाई कराया हो फ्रॉम कमर्शियल इंश्योरेंस, कि इस केस में कमर्शियल इंश्योरेंस उसको पे करेगा। ऑफ कोर्स इसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, लेकिन वो प्रीमियम उससे बहुत थोड़ा होगा अगर वो फुली कमर्शियल इंश्योरेंस को इंश्योरेंस दे दे। एम्प्लॉयर का काम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव करता है कि कौन कौन से मेडिकल सर्जन हैं जो पैनल पे हैं, कौन से हॉस्पिटल पैनल पे हैं। यहाँ पे अगर एम्प्लॉयर खुद किसी को इंश्योर करेगा अपने ग्रुप को तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी खुद बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स के साथ लाइजॉन उसको होना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स कंपनी को बिल करेगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी के ऑफर में ऑप्शन में जाता है तो सिर्फ जो कंपनी के साथ डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशन है और जो प्रीमियम डिसाइड हुआ है एम्प्लॉयर को सिर्फ वो पे करना है, बाकी सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल के साथ लाइजॉन, सर्जन के साथ लाइजॉन, मेडिकल स्टोर्स के साथ लाइजॉन, वो इंश्योरेंस कंपनी का काम है। लेकिन अगर सेल्फ इंश्योरेंस होगी तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर को ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज खुद प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो ये भी एक बेसिकली नेगेटिव पॉइंट है इस तरह का, लेकिन जो बड़े एम्प्लॉयर होते हैं, जो लार्ज साइज एम्प्लॉयर होते हैं, वो ये ऑफर करते हैं। अगर इस तरह की इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई है तो अगर स्टेट ने अलाउ किया, ऑफ कोर्स ये स्टेट टू स्टेट या इवन कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा। नॉर्मली जो इस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं वो एग्जाम्प्ट एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब एग्जाम का मतलब ये डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होते हैं, टैक्स की टर्म्स में वो अलाउएबल डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होते हैं।
और कंपनी का एम्प्लॉयर यानी कंपनी जो भी इस तरह की एक्सपेंसेस बियर करेगा वो टैक्स डिडक्टेबल है, यानी कि उसके प्रॉफिट में से वो रेवेन्यू में से वो माइनस होंगे और फिर उसके बाद टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो टैक्स डिडक्टेबल ना होते तो फिर उस तरह की जो टैक्स के अकाउंट्स बनते हैं उस तरह की जो बेसिकली डिडक्शन है उनको ऐड बैक करना क्योंकि अलाउबल नहीं होते, लेकिन जनरली ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं वो अलाउबल होते हैं। अच्छा, ये एक बेसिकली जो आपका ग्राफ है, सॉरी ये आपका टेबल है जो शो कर रहा है, ग्राफ है जो शो कर रहा है कि कितने जो बेसिकली परसेंटेज ऑफ कवर्ड वर्कर्स इन पार्शियली और कंप्लीटेड सेल्फ फंडेड प्लान। तो ये बेसिकली शो कर रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रुप इंश्योरेंस की तरफ जो कवरेज है वो बढ़ती जा रही है। पहले जो परसेंटेज ऑफ वर्कर्स थे जो किसी ना किसी ग्रुप इंश्योरेंस प्लान में कवर हो रहे थे वो 99 में 1944% थे, और ये अमेरिका का डेटा है। और उसके अलावा 2011 में ये 60% है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रुप इंश्योरेंस का ट्रेंड है वो कंपनीज में इंटरनेशनली इंक्रीज हो रहा है, ये डेटा शो करता है। इसको अगर हम आगे भी एक्सट्रापोलेट करें तो 2020 की फिगर ये अराउंड 68% के आसपास है। अच्छा, उसके अलावा कुछ जो प्लान्स अवेलेबल है, बेसिकली ये जनरल डोमेन थी, लेकिन इसके बाद जो कुछ बात हो सकती है, अंडर अ ट्रेडिशनल एमनिटी प्लान physicians are paid a fee for each covered service. Insured can select their own physician. Plans pay indemnity benefit for coverage of service up to certain limit. Cost containment has not been heavily stressed. These plans have declined in importance over time. अच्छा, अगर ट्रेडिशनल इंडेमनिटी प्लान ऑफर किया जाए तो नॉर्मली फिर उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉय को एक फिजिशियन की बेसिस पे फॉर एग्जांपल एक लिमिट दे दी जाती है कि फॉर एग्जांपल पर चेकअप 1500 रुपीज अलाउ है। तो इसके अंदर एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉय बाउंड नहीं है कि किसी एक फिजिशियन को चेक कराए, वो किसी भी फिजिशियन को या सर्जन को चेक करा सकता है। जो फिजिशियन की बात करते हैं क्योंकि ये ओपीडी की बात हो रही है, तो फिजिशियन को चेक करा सकता है। अगर तो उसके चार्जेस उस अमाउंट से ज्यादा हैं तो वो एम्प्लॉय कुछ पे करेगा, और उससे कम है तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको बेसिकली इन प्लान्स के अंदर कवर करेगी। लेकिन ये वाले जो प्लान्स हैं ये जनरली इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो रिड्यूस हो रही है और इतना ज्यादा ऑप्ट नहीं किए जा रहे प्रैक्टिकली। Managed care is a generic name for medical expense plans that provide covered services to the member in a cost-effective manner. An employee's choice of physician and hospitals may be limited. Cost control and cost reduction are heavily emphasized. Utilization review is done at all levels. The quality of care provided by the physician is monitored. Health care providers share in the financial result through risk sharing techniques, emphasize on preventive care and healthy लाइफस्टाइल। हमने बात की थी मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशंस की, तो मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशंस जो प्लान ऑफर कर रही होती हैं वो नॉर्मली मैनेज केयर प्लान्स होते हैं, और इसमें वही वाली बातें की हुई हैं जो हमने अभी पहले डिस्कस की कि बेसिकली ये सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए प्लान प्रोवाइड करेंगे जो कि मैनेज केयर प्लान है, और इन प्लान्स के अंदर कॉस्ट कवर हो रही होगी, लेकिन कोशिश ये होगी कि कॉस्ट इफेक्टिव वे में हो। तो वो फिजिशियन और हॉस्पिटल्स बेसिकली इसके अंदर कवरेज में आएंगे जिनकी कॉस्ट उस डोमेन में आ सकती है। तो हाई कह लें कि मोस्ट एक्सपेंसिव फिजिशियन, सर्जन एंड हॉस्पिटल्स वोंट बी कवर्ड इन दीज सॉर्ट ऑफ प्लान, लेकिन जो डिजीजेस हैं वो सारी कवर हो रही होंगी। इसका मेजर फोकस जो होगा वो ये होगा कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए और थ्रू निगोशिएशन होगी, लेकिन उसके बाद भी उनकी क्वालिटी कुछ ना कुछ मॉनिटर होगी। लेकिन बेसिक इसका जो प्लान होगा वो ये होगा कि मेडिकल एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई किया जा सके, जो रेंज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफर्ड हो वो वाइड हो, लेकिन जो हॉस्पिटल्स और फिजिशियंस हैं उनकी कॉस्ट रिड्यूस की जा सके ताकि प्लान की कॉस्ट रिड्यूस हो सके। और ये कौन ऑफर करेगा? मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर करेंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस को डील करेंगे। A health maintenance organization (HMO) is an organized system of health care that provide comprehensive medical service to its member on
a prepaid basis. HMO negotiates rate and entered into agreement with hospitals and physicians to provide medical services. Broad comprehensive medical services are provided. Choice of provider is limited. Cost sharing provision are imposed. हेल्थ के मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन ये जो हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये थोड़ी सी और स्पेसिफिक काम कर रही होती है। ये एम्प्लॉयर से पहले उनका बजट पूछती हैं और उसकी बेसिस पे उनको बेस्ट प्लान ऑफर करती हैं बाय थ्रू द नेगोशिएशन विद द हॉस्पिटल्स एंड द फिजिशियंस। बेसिकली मैनेज केयर प्लान्स की ही टाइप है, लेकिन हेल्थ केयर मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन पहले एम्प्लॉय से नेगोशिएट करके उनका बजट लेती है और उनकी बेसिस पे जो जो प्रैक्टिकली ऑप्शंस पॉसिबल है वो उनको प्रोवाइड करती हैं, रादर देन कि पहले प्लान ऑफर हो और उसके बाद उसकी अमाउंट सेट हो। इसके अंदर पहले अमाउंट सेट होती है और फिर उसको उसकी बेसिस पे जो प्लान ऑफर किया जा सकता है वो ऑफर किया जाता है। जितना तो कॉस्ट उस प्लान के अंदर कवर हो रही जाती है वो भी बता दी जाती है, और उसके ओवर एंड अबव अगर कोई कॉस्ट होगी तो वो एम्प्लॉयर खुद मीट करेगा। इस तरह का ये डिसाइडेड प्लान होता है। HMOs place heavy emphasis on cost control. A common method to pay network physician is modified fee for service, where payment are based on the negotiated fee schedule. जैसे मैंने बात की कि ये बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए बेसिकली इनका कहने के एग्जिस्टेंस है और इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली रिनाउंड है। तो बेसिकली इनका जो मेथड होता है वो मॉडिफाइड फीस होती है। जो सर्जन होते हैं उनके साथ नेगोशिएशन के बाद जो फी इनकी फाइनल होती है उसकी बेस पे फी स्केड्यूल दे दिया जाता है एम्प्लॉयर को और उसकी बेसिस पे बेसिकली इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज किया जाता है। Provider may receive a caption fee, which is a fixed annual payment for each number or each plan member, regardless of frequency or type of service provided. हो सकता है कि किसी फिजिशियन के साथ इनका ऐसा एग्रीमेंट हो जाए जिसको हम कैप्शन फी बोलते हैं कि वो सिंपल इनको कहे कि जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कवर्ड हैं उसके अगेंस्ट में लेट से 1000 रुपीज चार्ज करूंगा और जितने 100 लोग अगर कवर हो रहे हैं तो 100,000 में चार्ज करूंगा और उनको जो ओपीडी की कंसल्टेंसी है वो मैं थ्रू आउट द पीरियड इसी फीस में पे करूंगा। ऑफ कोर्स इसके अंदर अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस है या मेडिसिन के चार्जेस है वो चार्ज नहीं हो रहे, लेकिन हो सकता है कोई सर्जन उनको फिक्स फी की बेसिस पे एकोमोडेट कर दे। A gatekeeper physician is a primary care physician who determine whether medical care for the specialist is necessary. ऐसे केसेस में क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव बनाने की बात हो रही है तो हो सकता है कि इन्होंने एक गेट कीपर फिजिशियन भी रखो, ऐसा डॉक्टर जो सिर्फ ये देख के बताएगा कि इस केस में किसी फिजिशियन की जरूरत है भी कि नहीं है, कहीं ये अननेसेसरीली वेस्टेज तो नहीं है। तो एक हो सकता है ऐसा फिजिशियन भी इसमें हो जिसपे एम्प्लॉय पहले जाएगा, उसको चेकअप कराएगा और वो फिर रेफर करेगा कि आपको किस फिजिशियन की किस पॉइंट इन टाइम पे जरूरत है। अच्छा, ग्रुप इंश्योरेंस की जो हमने बात की उसके जनरल की फीचर अगर एक बार दोबारा हाईलाइट कर लें। न्यू ग्रुप मेडिकल एक्सपेंस सोल्ड टुडे जनरली हैव द फॉलोइंग फीचर। कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स, अगर मॉडर्न डे सर्वे की बेसिस पे बात करें तो ये फीचर्स होते हैं। इसके बेनिफिट्स कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कवर हो रहे होंगे, नंबर ऑफ फिजिशियंस कवर हो रहे होंगे, मेडिकल की रिइंबर्समेंट भी हायर होगी। कैलेंडर ईयर डिडक्टेबल, पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है, पाकिस्तान में जो है मंथली बेसिस पे डिडक्टेबल हो रहा होता है और ये टैक्सेबल बेसिकली अलाउएबल बेनिफिट है। को इंश्योरेंस और को पेमेंट रिक्वायरमेंट, हो सकता है कि इसकी इंश्योरेंस जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने फर्दर इसको आगे कहीं से इंश्योर कराया हो सकता है को इंश्योरेंस हो। एनुअल लिमिट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, हर एम्प्लॉय को एक लिमिट दे दी जाती है कि आपके एक्सपेंसेस इस लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते। वो 2 लाख हो सकती है, वो 5 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है, उसके ऊपर कोई एक्सपेंस होंगे तो एम्प्लॉय खुद बियर करेगा। नो कॉस्ट शेयरिंग फॉर सर्टेन प्रिवेंटिव सर्विसेज, हो सकता है बीच में कुछ ऐसी सर्विसेज भी डिफाइन कर दी जाए जिसके ऊपर कोई कॉस्ट शेयरिंग नहीं है, वो एम्प्लॉय खुद बियर करेगा। और इसी तरह नॉन कवर्ड सर्विसेज हैं कि कोई हो सकता है हॉस्पिटल्स और फिजिशियंस हो जो कवर ना हो रहे।